योगेश पाल अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से सरल सौम्य स्वभाव के मेहनती नेता, जिन्होंने करीब एक वर्ष पहले हजारों लोगों और नेताओं की मौजूदगी में सोनीपत विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक दी थी। लेकिन यह तो समय बताएगा कि पार्टी किसे अब की बार मौका देती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद काफी दावेदार इस सीट पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम योगेश पाल अरोड़ा की बात करें तो ये एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिससे ये आम जनमानस की जरूरतों और परेशानियों को बखूबी समझते हैं, बल्कि ये ऐसी परिस्थितियों को नजदीक से जानते और समझते भी हैं। आमजन की पीड़ा और रोज रोज की परेशानियों को समझने के कारण ही इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद जन सेवा का क्षेत्र यानी राजनीति को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और उसमें भी राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी भाजपा को चुना। सोनीपत की राजनीति करने वाले योगेश पाल अरोड़ा का मानना है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर विदेश या बेंगलुरु, मुंबई या गुरुग्राम जैसे महानगरों में ही नहीं बल्कि सोनीपत में ही मिलने चाहिए, ताकि यहाँ से पलायन रुक सके। इसलिए वे इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और यहाँ आईटी हब बनाना चाहते हैं। आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले और उसके स्वयंसेवक योगेश पाल अरोड़ा का मानना है कि अगर आपको मौका मिला है तो ईमानदारी से जनहित में काम करना चाहिए। योगेश पाल अरोड़ा से जगत महान न्यूज कार्यकारी संपादक तेजवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में उनसे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों सहित उनके विजन पर भी बात की और जानने का प्रयास किया कि क्या भाजपा के पिछले करीब 10 साल के कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाई। इस दौरान अन्य मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने और क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है सोनीपत विधानसभा में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश पाल अरोड़ा जी। योगेश पाल अरोड़ा जी एक साल पहले अपनी कई हजार लोगों के साथ दावेदारी ठोक चुके हैं सोनीपत विधानसभा से। आइए आज इनसे जानते हैं कि कुछ बदलते परिवेश में ये किस तरह की सोच रखते हैं और अब ये किस तरह से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। योगेश पाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम जी। योगेश पाल जी, आप बड़े ही सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं और लगातार तांता आपके कार्यालय में लोगों का लगा रहता है, आप लोगों के लिए काम करते हैं। शायद सीएससी सेंटर वगैरह भी आपने खोला और 10,000 लोगों के साथ आपने पार्टी में अपनी दावेदारी भी एक कार्यक्रम करके ठोकी थी। अब आप विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता और भाजपा का कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता बीजेपी में आया तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि भारत माता की जय और राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से जो है हमने आकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी में काम किया। सबका साथ सबका विकास के भाव से जो है लोगों के लिए काम करते हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जिनका काम होता है तो ये तो एक माउथ मार्केटिंग है, जिसका काम होता है तो 4 लोगों को बताता है और इस प्रकार से जो है लोगों का आना जाना मिलना जुलना रहता है। मुझे लगता है कि आप को ईश्वर ने यदि मौका दिया है कि आप लोगों के हित में कार्य कर सके, लोगों के भले के लिए काम कर सके, तो आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा कि 1 साल पहले यहाँ इस कार्यालय का हम लोगों ने उद्घाटन किया था और उस समय भी आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी कवरेज जो है मुझे मिली उस कार्यक्रम की। और जब भी मैंने एक बात कही थी, आज भी फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी जिम्मेवारी के तहत मुझे मेरी जो ड्यूटी लगाई उसका 100% ईमानदारी से हम लोगों ने निर्वाह किया। चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो और कोई जहाँ भी जिस भी परिवेश में रखा मुझे, तो मैंने उसमें ईमानदारी से काम किया। अब मैं ज़िले का महामंत्री था। तो जब आप एक ईमानदारी से किसी भी काम को करते हो तो ईश्वर भी, जनता भी, मुझे लगता है, और जिसको हम बोलते हैं एक मैनिफेस्टेशन, तो यूनिवर्स भी जो है आपके लिए मैनिफेस्ट करता है उन चीज़ों को।
मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि सोनीपत विधानसभा की मैं सेवा कर रहा हूं तो उस सेवा को और प्रबल रूप से कर सकूं, तो उसके लिए जो है एक संवैधानिक दायित्व मेरे पास हो, और उसके लिए जो है मैं सोनीपत विधानसभा के एक मजबूत दावेदार के रूप में जो है मैं लोगों के बीच में जा करके जब मैं कहता हूं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो हर वर्ग, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि सोनीपत मेरा परिवार है, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति आज ये सोनीपत में चाहता है कि वो एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी में देखे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों ने मुझे आशीर्वाद निरंतर देते रहते हैं, तो लोगों का भी मन है कि मुझे विधानसभा में भेज करके जो है अपना प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे सोनीपत से वो लोग चुना। अक्टूबर माह में विधानसभा का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है, उससे पहले काफ़ी दावेदारी भी देखने को मिल रही है, लेकिन आप अक्टूबर माह में कार्यकाल को ख़त्म होने को देखते हुए पिछले 10 साल को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं भाजपा द्वारा यहाँ पे करवाए गए कार्यों के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया हरियाणा के अंदर वो सबके सामने है। बिना भेदभाव के, बिना खर्ची पर्ची के उन्होंने नौकरी देने का काम किया, वो सबके सामने है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात को आगे बढ़ाते हुए जो है प्रत्येक वर्ग के लिए किस प्रकार से उसका उत्थान हो उसकी चिंता करते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिस प्रकार से उनका नाम है नायब सैनी, तो मुझे लगता है कि वो एक नायाब हीरा है जिसको जो है हरियाणा की जनता ने बहुत प्यार दे करके जो है, और वो भी जिस प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं वो सबके सामने है कि रात को 12 बजे तक 1-1 बजे तक जो है लोगों का हजूम जो है उनसे मिलने को रहता है। और मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 100% लोगों से मिलते हैं, उनके घर पे, उनके आवास पे जा करके जो भी गुहार लगाता है उसका काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस भाव के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भी काम कर रही है। सोनीपत के भी अंदर जो है हम लोगों ने पूर्ण ईमानदारी से जो है प्रयास किया कि सोनीपत की जनता का किस प्रकार से जो है बेसिक एम्यूनिटीज़ उनको मिले, किस प्रकार से सोनीपत का विकास हो सके, तो उसके लिए जो है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रतिबद्ध है, और उस प्रतिबद्धता को आगे लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी उसके नेता लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन सिटी सोनीपत को घोषित किया गया है और बहुत सारी योजनाएं निगम यहाँ पहले बन ही चुका था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था करना या सीवर व्यवस्थाएं काफ़ी चरमराती नज़र आई, पुल वगैरह काफ़ी कमज़ोर होते दिखाई दिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। और अब भी शायद उन्हीं परेशानियों को देखते हुए यहाँ से मेयर निखिल मदान भी जो है बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कहीं ना कहीं कमी नज़र आई आपको, मतलब मानते हैं कि आप कहीं कमी रही है? देखिए, निखिल मदान जी का जहाँ तक सवाल है, निखिल मदान जी का उनकी स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट के अंदर जो हमें लगता है कि उनके स्थानीय विधायक के साथ किन्हीं कारणों से नहीं बन पा रही थी, और उसका एक बड़ा स्पेसिफिक रीज़न था कि वहाँ पर वो घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो हम उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और जहाँ तक बात और व्यवस्थाओं को लेकर के जो है हम लोग जब से जो है वो कॉरपोरेशन बना, और उससे पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से मंत्री भी रहे, उन्होंने पूर्ण निष्ठा से जो है सब 36 बिरादरी के लिए काम किया। उन्होंने जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर काम किया, जो मुझे लगता है कि क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो उस डेवलपिंग स्टेज के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पर इसको 100% ठीक करें, इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता प्रतिबद्ध है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर चीज़ें और अच्छी होंगी, पहले से बेहतर हुई हैं और ज़्यादा अच्छी होंगी, ये मेरा विश्वास है। जी, 35,500 वोट से सोनीपत में भाजपा को जीत मिली। काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में, नेताओं में देखने को मिल रहा है। दावेदार भी काफ़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। 75 साल से ज़्यादा, 75 साल की उम्र के एक नेता के दावेदारी के साथ साथ जो है पूर्व मंत्री भी यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में आप युवा हैं, आप युवा के ऊपर क्या पार्टी भरोसा करेगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे लेकर के आती है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो भी युवा हैं। मुझे लगता है कि आज से पहले आप हरियाणा का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कितने युवा व्यक्ति को जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप को डेवलप करती है, मुझे लगता है कि और कोई संगठन नहीं करता। हमारे विपक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं, आज एक सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ सोनीपत में, तो हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदय गंगवा जी यहाँ सोनीपत थे, तो
उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल पिता पुत्र की पार्टी रह गई है, और ये सबके सामने है, केवल हम नहीं कहते, उनके स्वयं के नेता भी जो है इस प्रकार का आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल पिता और पुत्र तक सीमित रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर जिनकी बात आपने करी कि एक बुज़ुर्ग हैं, वो मेरे सम्माननीय हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, बड़े आदरणीय हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, मैं भी टिकट मांग रहा हूं, और इस विश्वास के साथ मांग रहा हूं कि सोनीपत की जनता बदलाव चाहती है। सोनीपत की जनता ये चाहती है कि नया चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विकल्प है, निश्चित रूप से विकल्प है, तो इसलिए एक बड़े मैंडेट के साथ लोकसभा में सोनीपत विधानसभा जो है वो 35,500 वोटों के साथ जो है आदरणीय मोहनलाल बडोली जी को सोनीपत की जनता ने वोट दिए, और निश्चित रूप से ये बदलाव जो है वो आपको विधानसभा में नज़र आएगा। एक बार फिर से सोनीपत विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलेगा, और मेरा ये विश्वास है ये 35,500 की लीड और ज़्यादा मार्जिन के साथ जो है यहाँ पर कमल का फूल खिल के जो है सोनीपत विधानसभा से जो है यहाँ पर एक नया चेहरा जो है विधायक बनेगा, ये मेरा विश्वास है। जी, आप बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन भाजपा जो है चमत्कार करती दिखाई देती है आजकल। जैसे कि नायब सिंह सैनी जी का कहीं नाम नहीं चल रहा था, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लोग बड़े मतलब चौंके इस बात को सुन के। अब प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी मोहनलाल बडोली का कहीं नाम नहीं चल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो आप भी इसी उम्मीद में हैं कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, भाजपा में कुछ भी हो सकता है, एक युवा को भी मौका दे सकते? देखिए, निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में आप मतलब हमारे सामने जो है राजस्थान एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया। जो अंत्योदय की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए विधायक को जो है एकदम से मुख्यमंत्री बनाया। पीपल वर सरप्राइजेज, लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज था कि ये कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसी पार्टी है जो काडर बेस है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की सुनती है, कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, एक सामान्य कार्यकर्ता को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, एक सामान्य कार्यकर्ता को इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है कि जो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति है वो आशीष नेतृत्व में बैठा हुआ है, तो आपका मनोबल बढ़ता है, आपका उत्साह बढ़ता है, और आपका काम करने का मुझे लगता है जो आपका माइंडसेट है वो माइंडसेट भी ये आता है कि आप काम करिए। और भारतीय जनता ऐसी पार्टी है जो साथ साथ आपको रिवॉर्ड देती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आदरणीय मोहनलाल जी को, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को इस प्रदेश की कमान सौंपी। तो मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पे भी विश्वास जताएगी, और मुझे लगता है कि इस विश्वास के साथ जो है हम आगे भी काम करते रहेंगे। योगेश पाल अरोड़ा आरएसएस का स्वयंसेवक और एक आईआईटी पास युवा, तो उसका क्या विज़न है जो जनता के दिलों दिमाग में वो उतर सके और पार्टी के दिमाग में भी वो बस सके और वो टिकट लेकर यहाँ जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरे? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर हमने एक चीज़ सीखी, राष्ट्र सर्वोपरि। और हम लोग जहाँ पर राष्ट्र की प्राथमिकता हो, जहाँ पर समाज की प्राथमिकता हो, उसको लेकर के जो है हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर काम करते हैं। मैं बतौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और मुझे इस चीज़ का विश्वास भी है, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जहाँ पर कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, जहाँ पर कार्यकर्ता निर्माण किया जाता है, जहाँ पर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको किसी नेता की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप काम कीजिए, प्रूव कीजिए और आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आदमी बतौर शिक्षार्थी आता है और बतौर जो है प्रोफेसर यहाँ पर आकर के जो है वो आगे बढ़ता है। तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, एक ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर आप लीडरशिप डेवलप करते हो, जहाँ पर आप लोगों के बीच में एक उदाहरण स्थापित करते हो कि नेता ऐसा भी हो सकता है और दल ऐसा भी हो सकता है और राजनीति इस प्रकार की भी हो सकती है। सीखा बहुत है, लेकिन विज़न क्या है आपका? देखिए, विजन को लेकर के मैं सोनीपत के विकास के लिए, सोनीपत किस प्रकार से डेवलप हो, सोनीपत किस प्रकार से मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर नंबर 1 हो, इसको लेकर के जो है मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जो सोनीपत के अंदर मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय है जो जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। अभी मेरे शहर का, मेरे विधानसभा के अंदर जो नवयुवक है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है,
जो इसमें टेक्निकल फील्ड्स के अंदर ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, चाहे वो कंप्यूटर्स में है, उसके लिए सबसे पहला टारगेट होता है उसका रोज़गार। जब वो कॉलेज के अंदर होता है तो उसकी प्लेसमेंट्स होती है, तो प्लेसमेंट्स में मैक्सिमम नौकरियां जो है उनको लोगों को आईटी सेक्टर के अंदर उनको गुड़गांव, नोएडा या बेंगलोर या देश से बाहर जो है उन लोगों को पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जो है वो प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करे। गवर्नमेंट जॉब तो सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर बार बार हम लोग ना डिपेंडेंट हो करके कुछ ऐसी योजना बनाएं जिसके अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है उसको रोज़गार मिले। तो इसके अंदर हम यहाँ सोनीपत के अंदर आईटी सेक्टर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम यहाँ पर बीपीओ कॉल सेंटर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो सोनीपत का युवा है उसको यहाँ से पलायन करने की आवश्यकता ना पड़े। परिवार के लिए जिस समय पर फाइनल ईयर के अंदर, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जब फाइनल ईयर के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा होता है तो परिवार को ये होता है कि जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो उसको कहाँ पर जो है माइग्रेट होकर के उसको रीएस्टेब्लिश होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उस रीएस्टेब्लिशमेंट से पहले जो है यहाँ पर अगर वो सिनेरियो हम लोग क्रिएट कर पाएंगे तो सोनीपत का जो युवा है उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ से पलायन हो रहा है वो पलायन रुक जाएगा। और मुझे लगता है कि जब सोनीपत का युवा सोनीपत में रहेगा तो सोनीपत जो है वो बदलेगा भी, सोनीपत बढ़ेगा भी। और जो मेरा सपनों का जो सोनीपत है, जिसको मैं सोचता हूँ कि सोनीपत हरियाणा में और देश के अंदर नंबर 1 बने, नंबर 1 बने, तो उसको लेकर के जो है वो मेरा एक विज़न है। और इसके साथ साथ जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, आम जो परिवार हैं, आम जो जनता है, उसको उसकी बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है उसको शिक्षा, उसको चिकित्सा, उसको सड़क, उसको सीवर, उसको पानी चाहिए। उसको उस प्रति व्यक्ति को जो है उसकी कोई ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, उस बेसिक एम्यूनिटीज़ को प्रत्येक घर तक कैसे पहुँचे, प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, उसको लेकर के मैं चिंता करते हुए काम करूँगा। ईश्वर भगवती ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझे मौका दिया, मेरे संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से एक उदाहरण जो है हम लोगों के बीच में सेट करेंगे कि इस प्रकार की राजनीति भी हो सकती है क्या। तो उस उदाहरण को लेकर के जो है लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे। और निश्चित रूप से जो है मेरा ये विश्वास है कि आप जब हम पढ़ रहे थे तो हम हर साल एग्ज़ाम्स देते थे, और हर साल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद जो है हम लोग अपना रिज़ल्ट लेकर के जो है अगली क्लास में जाया करते थे। तो ये राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर 5 साल के अंदर आपको अपना एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपको जो आपके जो मार्क्स हैं वो जनता देती है। तो आप हर 5 साल के बाद जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं तो रिपोर्ट कार्ड में जनता आपको स्वयं प्रमोट करे, स्वयं आपको अगली क्लास में भेजे, इसकी चिंता करते हुए जो मैं काम करने वाला हूँ। और मेरा विश्वास है कि इस काम को लोग पसंद करेंगे, मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो स्वयं जो है जनता मेरा रिपोर्ट कार्ड बना करके मेरे सामने रखेगी कि ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, तो आप जो है अगली क्लास में प्रमोट है, उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। आपका जो विज़न है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा। जहाँ किसान एमएसपी को लेकर नाराज़ हैं, कर्मचारी अपने जो है बेसिक पे को लेकर नाराज़ हैं, और जितने भी अलग अलग तबके जो हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी नाराज़गी जो है पिछले दिनों देखने को मिली, उसके बीच में आप कैसे कमल खिला पाएंगे इस क्षेत्र में? आपको लगता है कि हरियाणा में फिर से सरकार आ पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ करूँ, उनकी टीआरपी डे बाय डे जो है हमारे प्रदेश में बढ़ रही है, तो मुझे लगता है, और प्रदेश के अलावा जो है बाहर से भी मेरे मित्रों का फ़ोन आता है कि आपके मुख्यमंत्री की कार्यशैली जो है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिस प्रकार का मिलनसार व्यवहार है उनका, जिस प्रकार से वो डाउन टू अर्थ है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी मिलते हैं, और जिस प्रकार का मन बना करके वो जो है हरियाणा की जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो सबके सामने है। इस प्रकार से अभी आप ये देखिए कि सरपंचों को बुला करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ई टेंडरिंग वाला विषय था तो उनकी पावर्स बढ़ा दी गई। तो प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और इसी विश्वास के साथ जो है इसी बात को लेकर के जो हम इस विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सामने विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो बार बार ये कहते हैं कि हम आएंगे तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं इनको बंद कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जो उनका धांधली का, जो उनके लोगों का जो धांधली का जो एक ज़रिया था वो बंद हो चुका है, और जो वो एक इंडस्ट्री मैं कहूँगा, एक जो उनका व्यापार था वो, उसमें कुछ लोग बेरोज़गार हुए, तो वो इसलिए इस प्रकार का शोर मचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है एक बार फिर से हरियाणा के अंदर इतिहास होगा कि तीसरी बार जो है किसी राजनीतिक दल की जो है सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। लोकसभा चुनाव के तो जो परिणाम आए वो 5-5 के रहे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप अपने विधानसभा क्षेत्र सोनीपत के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, मैं तो सोनीपत की जनता से यही निवेदन, यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार का आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में दिया, एक बड़ा मैंडेट जो है सोनीपत की जनता ने दे करके अपना जवाब दे दिया कि सोनीपत 2024 में विधानसभा में क्या परिणाम होने वाला है। मुझे लगता है वो प्री बोर्ड्स था हमारा, तो प्री बोर्ड्स के अंदर जो है सोनीपत की जनता ने बता दिया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सोनीपत के देवतुल्य जनता का, उनके चरणों में अभिवादन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का आशीर्वाद आपने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में दिया, तो इसी विश्वास के साथ जो है आप विधानसभा के अंदर भी जो है कमल का फूल खिलाएं। और जो सोनीपत की विकास के अंदर जो ब्रेक लग गई थी, जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे विधायक आदरणीय सुरेंद्र पवार जी, जिस प्रकार से उन्होंने सोनीपत की जनता की अनदेखी करी, तो मुझे लगता है कि आपके बीच में ऐसा नेतृत्व जो है आने वाला है, वो नेतृत्व जो है वो आपकी बात भी करेगा, आपकी चिंता भी करेगा, आपके साथ भी खड़ा होगा। तो मैं यही विनती, यही प्रार्थना करूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो एक बड़े मैंडेट के साथ आप सोनीपत में कमल का फूल खिलाएं, यही मेरी प्रार्थना है। जी, तो दर्शकों, ये थे योगेश पाल अरोड़ा, जो कि स्वयंसेवक रहे हैं आरएसएस के और इंजीनियर की ये पढ़ाई कर चुके हैं, जिसका विज़न इनका वो आपने देखा कि किस प्रकार से ये सोनीपत को डेवलप करना चाहते हैं। और इन्होंने अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की। ये तो आने वाला समय बताएगा कि पार्टी इन्हें टिकट देती है और ये जो अपनी सोच है उसको धरातल पर उतार कर आमजन की सेवा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से तेजवीर सिंह, नमस्कार।